हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल अपना स्कूल बाय गौरव पांडे में। और आज जैसे कि थंबनेल में आपने देखा भी होगा कि आज हम लोग राष्ट्रपति के विषय में उन सभी टॉपिक्स को जानेंगे जो कि आपको यूट्यूब पर आप खोजते रह जाओगे लेकिन उन चीज़ों को नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति के लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक 25 जुलाई की डेट और एक साल है 1971। क्या है राष्ट्रपति का 1971 का कनेक्शन, इसको भी हम इसमें जानेंगे और हम समझेंगे कि आखिर राष्ट्रपति हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि भैया ये देश का कह सकते हैं कि भारत का पहला नागरिक माना जाता है, इसको तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है, देश की सबसे ज्यादा तनख्वाह सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाला व्यक्ति जो है वह कौन है, वो राष्ट्रपति है। और आज इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति को संवैधानिक विषयों से पढ़ेंगे, लेकिन इसी के बाद राष्ट्रपति के लिए एक वीडियो मैं और भी बनाऊंगा जिसमें हम लोग राष्ट्रपति पर स्टैटिक कौन सा पार्ट है उसको हम लोग उसमें कवर करेंगे। देखिए अब बात करते हैं लोग राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति से आपको जितने भी परीक्षाएं होती है लगभग राष्ट्रपति से सवाल आपको देखने को जरूर मिलते हैं, बहुत मजा आने वाली है, बस बने रहिए, आप देखते रहिए। आइए समझते हैं। तो भैया राष्ट्रपति का पद पहला पूछा जाता है कि किस देश से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का पद भाई दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा राज कौन किया, भाई ब्रिटेन, अंग्रेजों ने राज किए हैं। तो कह सकते हैं कि भैया भारत में राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, वह ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ, उनको देखकर, उनका कॉन्सेप्ट देखकर जो है यहाँ पर राष्ट्रपति को बैठाया गया है। अच्छा ठीक है, तो आइए सर समझते हैं क्या राष्ट्रपति को कहां से कहां तक पढ़ना सर भाग 5 में। तो ये 52 से लेकर आपको कहां से पढ़ना है 61 तक, ये जो है राष्ट्रपति के लगातार अनुच्छेद दिए हुए हैं। इसमें क्या इतने ही अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए हैं? नहीं सर, राष्ट्रपति के लिए तो बहुत सारे अनुच्छेद हैं, लेकिन जहां पर राष्ट्रपति की शक्तियां बताई गई हैं, किसी में शपथ बताया गया, सैलरी बताई गई, कैसे इनका निर्वाचन होगा, इन सारी विषयों में बात करेंगे। और मैं आपको आज इस वीडियो में एक चीज विशेष बताने वाला हूं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव असल में होता कैसे है। आप लोग याद कर लेते हो एकल संक्रमण पद्धति गुप्त विधि द्वारा होता है, लेकिन ये असल में है क्या है वरीयता का क्रम, एक एमएलए का वोट कैसे गिना जाता है, और मतगणना प्रथम चरण द्वितीय चरण की मतगणना कैसे होती है। और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर भारत के राष्ट्रपति का 1971 और 25 जुलाई की डेट क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। आज हम समझेंगे कि वीटो पावर कितने प्रकार की होती है और उन वीटो पावर को यूज करके राष्ट्रपति कितने प्रकार की सजाओं को माफ करता है या फिर कितने प्रकार के अध्यादेशों को रोकता है, लगाता है, पास करता है, सब कुछ करने वाले हैं हम लोग। बस आप देखते रहिए सर, मजा आ जाएगी। अगर आपने आज वीडियो देख ली तो राष्ट्रपति, मेरा दावा है कि आपको राष्ट्रपति आज के बाद आप सवाल गलत करोगे ही नहीं, बस आप समझते रहिए इसको। आइए हम राष्ट्रपति को अनुच्छेद वाइज चलेंगे और इसको समझेंगे। इसमें एक बस ट्रिक थोड़ा सा है, इसको आप जान लीजिए। बस एक लाइन आपको याद करना है, क्या कि भैया पकानी कोका दुयो दशम। अगर आपने ये याद कर लिया तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक ना बाबू। ये देखिएगा कि पकानी कोका दुयो दशम, क्या चीज, क्या नौटंकी लिख दिया है। नौटंकी नहीं है, जरा देखिएगा कैसे करेंगे भैया। ये पास है, इसमें अगर आप इसको मैं लिख दूं तो भैया ये है 52, ये है 53, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। ये है आपका मेन और इसमें जो है आपको मैं अनुच्छेद वाइज तो बताऊंगा भी, क्योंकि ये वीडियो में सामान्य तौर पर यूट्यूब पे मिल जाएगी। लेकिन आज जो मैं राष्ट्रपति की शक्तियां और उनकी ये सारी स्पेशल बातें करने वाला हूं, वो तो सर आप जब देखेंगे तब आपको मजा आएगी। आइए देखिए समझते हैं भैया 52 में क्या है। तो 52 में जो है पास से मतलब है कि राष्ट्रपति का पद वर्णित है। राष्ट्रपति का क्या है भैया, राष्ट्रपति का पद कहाँ वर्णित है। तो राष्ट्रपति का पद जो वर्णित है वो 52 में वर्णित है। और ये जो भारत में राष्ट्रपति का पद लाया गया वह ब्रिटेन से लाया गया, अभी हमने इसके पहले ही आपको बता दिया। चलिए ये 52 की बात हो गई भैया। इसमें राष्ट्रपति का पद, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने वाली बात है ही नहीं, तो मैं क्या ही समझाऊं कि कुछ मास्टर साहब होते हैं जबरदस्ती समझा देते हैं जिसमें कुछ नहीं रहता है, तो ऐसा मुझे नहीं करना है। आइए समझते हैं 53 क्या है। तो 53 भी बहुत खास नहीं है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, यह अनुच्छेद 53 में कहा गया है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा सर। संवैधानिक प्रमुख की ये क्या नौटंकी है भैया। संवैधानिक प्रमुख का मतलब क्या है कि जैसे गाँव में जैसे मम्मी के सामने पापा क्या है कि वो संवैधानिक प्रमुख है। कहने मतलब कहने के लिए ये सबसे ऊपर है, लेकिन सारा कुछ जो सारा काम कौन करता है, मम्मी ही तो करती है घर में।
तो कहने का मतलब क्या है कि भैया भारत में भी ऐसे राष्ट्रपति ये हैं, खाली वैसे बकलोल टाइप का इनको रख दिया गया है कि भैया आप सबसे बड़े हैं, लेकिन क्या है सारा काम तो प्रधानमंत्री करता है। तो इसी नाते इनको केवल भारत का संवैधानिक प्रमुख कहा गया है। असल में भारत का जो वास्तविक प्रमुख है वह प्रधानमंत्री है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आदेश पर ही सारा काम होता है। लेकिन इनको ऐसे पंडित जी को सबसे ऊपर रखा गया है कि नहीं, मैं आपकी आज्ञा के बिना, आपकी स्वीकृति के बिना कोई काम ही नहीं करूंगा। लेकिन क्या हम मतलब इनको ये कहा गया है कि भैया मैं आपकी स्वीकृति के बिना काम नहीं करूंगा, लेकिन वहीं ये भी लिखा है कि आप इसको मना भी नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? ये तो वही बात हो गई कि मारेंगे भी, लेकिन हाथ से नहीं, लात से ना भैया। तो चलिए आइए समझते हैं। तो ये 52-53 बस इतनी बात थी इसमें, राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति के कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख है। ये 52 और 53 में सीधा सीधा बात है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने का विषय तो नहीं है। आइए हम सब इसके बाद में बात करेंगे। तो 52-53 के बाद आइए हम 54 बात करेंगे। 54 बहुत जबरदस्त है। क्यों 54 भैया जबरदस्त है? क्योंकि इसमें नी का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन वर्णित है। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन वर्णित है। आजकल जो है आ गया है चुनाव का माहौल। चुनाव के माहौल में उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गया है। ऐसे ही राष्ट्रपति का अगर हम चुनाव समझेंगे तो इसमें कतई मजा आने वाली है आपको। अब सबसे पहली बात तो यही की जाएगी कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा। भारत के चुनाव आयोग ही इस चुनाव को भी कराता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है भैया? चुनाव आयोग कराता है। राष्ट्रपति का चुनाव आयोग कराता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई बेईमानी होती है या कोई किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई बेईमानी हुई है, तो उसको कौन देखेगा सर? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कौन देखेगा भैया? सुप्रीम कोर्ट जो है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप करना होगा तो कौन कर सकता है सर? वो कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई विपक्षी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है लेकिन उसको लगता है कि नहीं भैया इसमें बेईमानी हुई है, तो कितने दिन तक, क्या ऐसे 1 साल बाद क्या हम जा सकते हैं कि भैया राष्ट्रपति के चुनाव में बेईमानी हुई है? इसमें ये संविधान में लिखा है कि केवल 6 माह के बीच में, 6 माह के अंदर अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर अर्जी दे सकता है कि भैया राष्ट्रपति के चुनाव में बेईमानी हुई है। यह केवल 6 माह तक माना जाएगा। नहीं से आंख खोलो इसे सवेरे कह रहे भैया चलो 2 साल बाद हम कह रहे हैं कि भैया राष्ट्रपति के चुनाव में बेईमानी हुई है, फट्टे से मार के भगाएगा। तो कहने मतलब क्या है? केवल 6 माह तक आप जो है आप समझ सकते हो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई व्यक्ति जो इंटरप्रिटेट कर सकता है वो कितने महीने तक कर सकता है? 6 महीने तक कर सकता है। अच्छा, समझते हैं कि भैया राष्ट्रपति चुनाव में और क्या चीजें महत्वपूर्ण है। तो आइए समझें सबसे पहले कि राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है। इसका नाम क्या है सर? एकल संक्रमणीय। बच्चे आजकल केवल याद करते हैं कि भैया एकल संक्रमणीय मत पद्धति इसका यूज किया जाता है। और समान, इसको में अगर और बात कर ले, समान आनुपातिक भी इसमें जोड़ लीजिए आप। समान आनुपातिक कहीं लिख के आ जाता है। समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय विधि। समान आनुपातिक एवं एकल संक्रमणीय विधि ये है क्या सर? इसको आप समझते हैं इसमें क्या चीज है ये? समान आनुपातिक एवं एकल संक्रमणीय विधि मत पद्धति क्या चीजें हैं, इसको आप जरा से स्क्रीनशॉट करिए, इसको तो मैं बताता हूं। आइए समझिए कि भैया कि ये समान आनुपातिक एवं एकल संक्रमणीय विधि क्या होती है। तो समझिए पहले आनुपातिक का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि इसमें वरीयता के क्रम में वोट देना होता है। वरीयता के क्रम में वोट देना होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। इसी को कहते हैं समान आनुपातिक। समान आनुपातिक का मतलब क्या है सर? कि हमको जो वोट देना होगा वो वरीयता के क्रम में देना होगा। जैसे मान लिया गांव में लोग प्रधानी लड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इनसे भी पैसा ले लेते हैं, उनसे सबसे पैसा ले लेते हैं और क्या करते हैं, जाके ठटका सब में ठोक देते हैं। वोट क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है। लेकिन हम लोग कसम तो खा सकते हैं ना कि मैंने आपका पैसा लिया था तो हम आपको वोट दिए। वोट भी दे दो किसी को ना मिले तो। लेकिन भैया ये वरीयता का मतलब क्या होता है? जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में मान लिया एक हम हैं, गौरव पांडे खड़े हुए भैया राष्ट्रपति के चुनाव में, और दूसरा है मान लिया कोई और 2-3 लोग नाम लिख दो, ए नाम रख दो, बी नाम रख दो, कुछ 3-4 जने खड़ा हुए भैया, तीनों लोग खड़ा हो गए, ए बी सी 3 लोग के नाम खड़े हो गए। अब जैसे इसमें यह है कि ये आदमी बेवफा नहीं बनाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसी को बेवफा नहीं बनाता है। कहने का मतलब क्या है कि किसी को ऐसा नहीं कहेगा भैया मैं आपको वोट नहीं दूंगा। अब आदमी जितने भी खड़े होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, कोई भी व्यक्ति जब वोट देगा तो तीनों लोग को देगा।
तो कहेंगे सर ये बताओ जब तीनों जने वोटवा देंगे तो आखिर जीत हार का कैसे होगा? जब हम तीनों ही देंगे वोट, जब आपको भी देंगे, इनको भी देंगे, इनको भी देंगे, तो राष्ट्रपति चुनेंगे किसमें? जिससे ऐसे बास बास मार होगा उसको चुनेंगे? नहीं। इसमें होता क्या है सर कि आपको वरीयता के क्रम में वोट देना, मतलब आपको ये डिसाइड करना है कि भैया आपकी पहली पसंद कौन सी है, उनको 1 नंबर देना है। उसके बाद अगर आपका मन ये कहता है कि भैया अगर ये ना जीत पावे तो ये राष्ट्रपति बन जाए, उनको दूसरा नंबर देना है। अगर वो ना जीत पावे तो दूसरा जीत जाए, उसको 3 नंबर देना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें वरीयता जो दी जाती है, मतलब जैसे गौरव पांडे जी को मान लिया आप पहले नंबर पे चाहते हो तो उनको 1 नंबर दे दो, ए वाले को दूसरे चाहते हो, इनको तीसरे चाहते हो, मतलब आपको वोट देना है, लेकिन इसको वरीयता के आधार पर देना है। मतलब आप किसको सबसे ज्यादा चाहते हो, किसको उससे कम चाहते हो, किसको उससे कम चाहते हो, लेकिन वोट आपको सबको देना है। इसी को कहते हैं समान आनुपातिक, या इसी को कहते हैं वरीयता क्रम में वोटिंग। चलिए भाई ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन ये भैया एकल संक्रमणीय ये क्या न रखा है, इसको भी समझ लेते हैं। भैया एकल संक्रमणीय का मतलब क्या होता है? एकल संक्रमणीय का मतलब यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा सा उल्टा होता है। एकल संक्रमणीय का मतलब यह है कि जो व्यक्ति कम वोट पाएगा एक चरण के मतगणना में, कम वोट पाने वाले व्यक्ति का, कम वोट पाने वाले व्यक्ति का वोट जीतने वाले, मतलब जो ज्यादा पाए रहेंगे उनमें क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा, ज्यादा वाले में ऐड कर दिया जाएगा, ज्यादा वाले में जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है सर? जोड़ दिया जाएगा मतलब क्या है सर? कहने का मतलब इसमें यह है, जैसे मान लिया कुल वोट पड़ा 100, ध्यान समझिएगा, कुल वोट पड़ा 100। अब 100 वोट में जब मतगणना हुई तो कोई आदमी मान लिया पाया 50 वोट, ठीक, कोई पाया 50 वोट, कोई पाया 20 वोट, कोई पाया 30 वोट, ठीक। अब मान लिया मतलब इसमें एक होता है कि क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग नंबर ऑफ वोट होता है। अभी मैं बताऊंगा वो कितना होता है या कैसे निकाला जाता है उसको, लेकिन आप समझिए इसे। जैसे मान लिया अगर इसमें क्वालिफाइंग वोट मान लिया हो 30 वोट क्वालिफाइंग है, तो इसका मतलब क्या है? ये क्वालिफाई कर गए, ये क्वालिफाई कर गए, लेकिन ये 20 तो नहीं क्वालिफाई कर पाए ना, तो ये जो 20 वोट होगा ये जाकर 50 वाले में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। मतलब जो उसमें सबसे ज्यादा पाया रहेगा, जो व्यक्ति उस क्वालिफाइंग कोटा को नहीं पार कर पाया, उसका वोट क्या हो जाएगा? अगले में जुड़ जाएगा। यही है राष्ट्रपति का एकल संक्रमणीय विधि। चलिए ये तो बात समझ में आ गई। आइए समझते हैं इसके आगे कुछ बातें कि भैया मतगणना के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। इसी समय भैया इसमें मतगणना कैसे होती है, फिर मतगणना कैसे करते हैं? तो इसमें देखिए, इसमें होती है एक प्रथम चरण मतगणना। ये आपको कम समझने, ये आपको यूट्यूब पे कम देखने को मिलेगा। प्रथम चरण मतगणना होती क्या है सर? जैसे मान लिया 3 आदमी लड़ रहे हो चुनाव राष्ट्रपति का, A, B, C 3 आदमी लड़ रहे हैं। प्रथम चरण का मतगणना का मतलब यह है, जैसे मैंने बताया कि आपको राष्ट्रपति में वरीयता के क्रम में वोट देना होता है, तो प्रथम चरण मतगणना में केवल जिसको 1 नंबर वाला आदमी ने वोट दिया होगा, सिर्फ और सिर्फ वही वोट गिना जाएगा। क्या कहा सर आपने? जिसको 1 नंबर वाला वोट दिया होगा उतने ही वोटों को गिना जाएगा प्रथम चरण मतगणना में। प्रथम चरण मतगणना, ठीक है भैया, ये मान लेते हैं हम कि 1 नंबर वाला वोट ये पाए 12, ये पाए 1 वोट वाला ये भी 12 पा गए, ये 10 पा गए, तो भाई ये तो हार गए, ये तो हटे, क्योंकि एक जो आदमी 1 नंबर में हार गया खत्म, मान लिया ये पीछे हो गए, इनका मामला खत्म हो गया। इनका वोट क्या हो जाएगा? ये आगे जो ज्यादा पाए रहेंगे उनमें जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मान लिया प्रथम चरण मतगणना के बाद 1 नंबर वाले वोट से 2 लोग में टाई हो गया, अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? तो अब ही होगा कि अगर एक नंबर वाला वोट, ध्यान समझिएगा, अगर ये 1 नंबर वाला वोट 12 पाए हैं और 2 नंबर वाले वोट ये पाए हैं मान लिया 13 और ये पाए हैं 12, तो भले अब अगर एक नंबर वाला बराबर हो गया तब किस पे जाएंगे? 2 नंबर वाले पे जाएंगे, और इसे ही कहते हैं द्वितीय चरण मतगणना। द्वितीय, इसमें चरण वाइज मतगणना होती है। पहले केवल 1 नंबर वाले वोट गिने जाएंगे, एक नंबर वाले वोट से अगर क्लियर हो गया मामला तो ठीक है, अगर एक वाले नहीं क्लियर हुआ, बराबर की स्थिति बन गई, तब द्वितीय चरण मतगणना के लिए जाते हैं। तब वहां पर हम लोग क्या करेंगे? जो दूसरे नंबर के लोगों की पसंद होगी उसको काउंट किया जाएगा। किसे किसे काउंट किया जाएगा? सिर्फ इन लोगों का, इसे काउंट किया जाएगा, और उसमें जो जीतेगा उनको ले जाकर राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। क्या सर आज तक कभी ऐसा हुआ है कि
एक नंबर वाला मत बराबर हो गया हो। हाँ, भारत के सिर्फ एक ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका वोट बराबर हो गया प्रथम चरण मतगणना से, उनको राष्ट्रपति नहीं घोषित किया जा, मतलब नहीं डिसाइड हो पा रहा था, तो उनके लिए सिर्फ द्वितीय चरण मतगणना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो थे हमारे, आपको पता है? नहीं पता है ना? आइए देखिए, ये थे भैया वीवी गिरी। ये अपने में इतिहास बना दिए। ये कुछ आदमी होता फर्जी फटेला इतिहास बना देता है, तो ये इतिहास ऐसे बन गया इनके लिए कि भैया वीवी गिरी भारत की सिर्फ एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका मतगणना के दौरान द्वितीय चरण मतगणना की जरूरत पड़ी। ये एक चरण मतगणना में इनका वोट क्या हो गया था? बराबर हो गया था। आइए आगे देखिए कैसे करेंगे। चलिए भैया, ये तो बात हो गई। आइए और इसके आगे समझते हैं क्या है भैया कि अप्रत्यक्ष भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है असल में अप्रत्यक्ष या गुप्त मतदान होता है। इसका मतलब सर क्या है? अप्रत्यक्ष मतलब क्या है कि यहां पर जनता नहीं वोट देती सर, जनता भाग नहीं देती है, जनता भाग नहीं लेती है। जनता भाग नहीं लेती है मतलब यहां पर वोट जनता का राष्ट्रपति को नहीं पड़ता। आप राष्ट्रपति का वोट देने जाते हो नहीं ना, राष्ट्रपति का वोट केवल हम जनता के द्वारा जो चुने गए जनप्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। इस नाते राष्ट्रपति के चुनाव को अप्रत्यक्ष कहा जाता है कि भैया राष्ट्रपति के चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये तो बात समझ में आ गई भैया। अब आइए समझते हैं कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन दे सकता है भैया। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन है? कौन है भैया? निर्वाचक मंडल। तो देखिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन आएगा आप समझिएगा। भारत में 4 बॉडीज हैं। कौन कौन सी बॉडी है सर? एक है भैया लोकसभा है, एक राज्यसभा है, स्टेट जो लोकसभा और राज्यसभा। ये कहां पे है भैया? देश के स्टेट पर, देश के स्तर पे। और भारत में विधानसभा और विधान परिषद भी है। यह किस पे है भैया? ये राज्यों की उस पे है। क्या ये सारे राज्यों में क्या विधान परिषद है? नहीं, सारे राज्यों में विधान परिषद तो है ही नहीं सर, सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अब आइए ध्यान समझिए, तो क्या विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग लेंगे? क्या विधान परिषद के सदस्य भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में? नहीं भैया जी, इनको तो आप पहले भगा दीजिए क्योंकि ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेता है। अब देखिए, अब कौन कौन बचे भैया? ये बचे लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और विधानसभा के विधायक। इसमें कौन कौन लेगा भैया? तो देखिए, लोकसभा के सभी सदस्य नहीं लेंगे, राज्यसभा के सभी सदस्य नहीं लेंगे, राज्यसभा और विधानसभा के भी सभी सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। केवल राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, भैया बहुत ध्यान समझिएगा, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। मतलब जो भारत के 12 मनोनीत अपने अपने क्षेत्र के महारथी लोग और 2 एंग्लो इंडियन जो 104वां संविधान संशोधन से बंद कर दिया गया, लेकिन जो 12 मनोनीत हैं या किसी ये जो विधानसभा में मनोनीत हो गया, किसी भी मनोनीत सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी वोट देने का अधिकार नहीं है अगर वह विधानसभा का निर्वाचित सदस्य नहीं है। तो विधान परिषद के सदस्य होने से मुख्यमंत्री को भी पावर नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी इस समय विधान परिषद के सदस्य होने का मुख्यमंत्री है। तो अगर आज राष्ट्रपति का चुनाव हो तो योगी को वोट नहीं देने को मिलेगा। ये बात पूरी तरीके से आपको नोट कर लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है भैया कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। एक बात में पूरी बात हमने कह लिया। चलिए भैया, अच्छा आपने तो विधानसभा बताया सर, लेकिन विधानसभा में और कौन कौन चीजें? एक तो सामान्य राज्य के, लेकिन अब जो है यूटी के भी इसमें शामिल किए जाते हैं। यूटी का कौन कौन सा यूटी भैया? एक तो दिल्ली और पांडिचेरी, इन दोनों के दिल्ली और पांडिचेरी के यहाँ के विधायक भी यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। अच्छा भैया, दिल्ली और पांडिचेरी क्यों? असल में क्या होता है, जैसे मान लिया भारत है ये, अब भारत में जैसे मान लिया यहाँ पर छोटे छोटे अंडमान निकोबार हो गया या लक्षद्वीप हो गया, पटरा जिसे, यहाँ पर है दिल्ली। अब अगर क्या होता है कि जैसे कि कहीं ये सब जो है बहुत दूर दूर के राज्य हैं, अगर इनको अपना अपना सीएम से मुक्त राज्य घोषित कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहीं कहीं बगावत कर लिए, कहीं उधर भागे, पाकिस्तान की तरफ भागे, कहीं चाइना की तरफ भागे, तो दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ कह दिया गया कि नहीं तुम्हारे अंदर कुछ नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सारा पावर जो है दिल्ली की तरफ आ जाएगा।
सारा पावर जो है केंद्र को रहेगा। लेकिन होगा क्या, अगर सबकी पावर हमारे पास यहीं पर रहेगी तो ये जो छोटे मोटे किचपिच के झगड़े हैं कि देखो भैया हमें मार दी, हमारा खाना खा लिए, ये हमारा कटिया बजा रहे हैं, अब इतना किचपिच अगर आएगा केंद्र सरकार को तो क्या काम कर पाएगी। तो वो क्या कहती है कि भैया आपको मैं यहाँ पर जहाँ पर ज्यादा जनसंख्या है, ज्यादा जनसंख्या मतलब पांडिचेरी है, दिल्ली हो गया, अब तो एक नया जुड़ गया जम्मू कश्मीर, इन लोगों को क्या कर दिया गया, यहाँ पर एलजी दे दिए गए, एलजी घोषित कर दिए गए कि एलजी अपना देखें काम धाम और छोटी छोटी समस्या वही अपने निपटारा करें। और कहीं कहीं ये दिल्ली और पांडिचेरी में क्या कर दिया गया भैया, यहाँ पर सीएम बना दिए गए। लेकिन ये सीएम नाम तो खोखा है, जो खोखा होता है ना, खाली दिखाने काम आता है, ऐसे ही सीएम जो है चिरकुट सीएम जो है दिल्ली और पांडिचेरी के होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई शक्ति नहीं होती है। यह सिर्फ क्या करें, यही चिरकुट मुरकुट का बंटवारा झगड़ा अगली बाई शांत करें, इनके अंडर में पुलिस नहीं काम करती है। तो दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधायक होंगे यह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भैया हिस्सा लेते हैं, यह बात आपको नोट कर लेनी चाहिए। और ये कब आया भैया, ये 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पांडिचेरी के लोगों को 69वां संविधान संशोधन 1990, ये पूछा जाता है एग्जाम में आपसे, 69वां संविधान संशोधन 1990 के तहत दिल्ली और पांडिचेरी के विधायकों को वोट देने का यहाँ पर विधानसभा का गठन किया गया और यहीं से उनको वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सर, एक मिनट सॉरी, ये जो है जो ये 69वां संविधान संशोधन के तहत जो है यहाँ पर लाया गया था, असल में ये 70वां संविधान संशोधन के तहत जो है उनको वोट देने का अधिकार है। 17वां संविधान संशोधन 17वां है, लेकिन वर्ष जो है 1990 ही है, क्योंकि 69वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं का गठन किया गया इसके तहत, और इसके तहत जो है उनको वोट देने का अधिकार मिला राष्ट्रपति के चुनाव में। अब आइए बात करते हैं कि भैया आपने तो ठीक कहा, लेकिन शुरुआत की वीडियो में आपने ये बताया कि भैया राष्ट्रपति को 8 लाख वोट मिले, तो पागल हो क्या देश में 8 लाख सांसद हैं? दिमाग तो नहीं कचा गया है, पगलेट जैसे बुढ़ा पगला गया है? लेकिन भैया मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में करीब 11 लाख वोट पड़ते हैं, 11 लाख 11.5 लाख वोट पड़ते हैं। कि ससुरा पगला गया है? नहीं भैया मैं पागल नहीं हुआ, तो समझिएगा जरा सा। विधायक भैया, विधायक जी जो है, विधायक और सांसद, इनका जो वोट होता है भैया ना, एक वोट की कीमत निकाली जाती है। तो हम लोगों ने लेकिन पढ़ा है, आपने अनुच्छेद 14 में बताया कि विधि की समझ समता का अधिकार सबको है, कानून में सब बराबर है, सबका वोट सब बराबर है। क्या है ऐसा? नहीं, यहाँ पर ये क्या है, अपवाद है। विधायक और सांसद का यहाँ पे क्या निकाला जाता है, अब आपको यही मैं क्लियर करूंगा 1971 का कनेक्शन राष्ट्रपति का कैसे है। अब देखिएगा, विधायक का असल में क्या निकाला जाता है, एक फार्मूला होता है, उसके तहत विधायक का एक वोट का मूल्य निकाला जाता है, और सांसद का भी एक वोट का मूल्य निकाला जाता है। क्या फार्मूला देखिएगा, यहाँ पर है टोटल पॉपुलेशन, ये टोटल पॉपुलेशन है बटा भैया, टोटल पॉपुलेशन बटे टोटल नंबर ऑफ सीट, कितनी कुल सीटें हैं भैया, टोटल नंबर ऑफ सीट, और इसको हम लोग गुणा कर देंगे नीचे, ध्यान दीजिएगा, नीचे 1/1000 से, मतलब कह सकते हैं कि या तो गुणा कर दें हम 1/1000 से। ये फार्मूला होता है विधायक जी का एक वोट निकालने का, कि किसी, जैसे उत्तर प्रदेश का मान लिया कोई विधायक है, उसका वोट कैसे निकालेंगे, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें, जैसे 403 सीट है, तो इसको और गुणे 1/1000 कर देंगे, तो ये एक विधायक के वोट का मतलब निकल आएगा। लेकिन सर 1971 का क्या कनेक्शन, आप सबसे चिल्ला रहे हैं? तो देखिए 1971 का कनेक्शन सर, बहुत ध्यान समझिएगा। असल में हुआ ये कि भैया टोटल पॉपुलेशन की बात की गई, तो जब हमारी आई इंदिरा गांधी जी, ये 1971 की बात है, 1971 में इंदिरा गांधी जब आई तो असल में क्या हो रहा था, उस समय देश बहुत तेजी से जनसंख्या वहां पे वृद्धि हो रही थी। देश की लगातार जनसंख्या वृद्धि होने से क्या हो रहे थे कि रिसोर्सेज लगातार घट रहे थे, लगातार कम हो रहे थे, और कम भी होंगे भाई। जहाँ पे पानी पीना है 10 आदमी को, वहां 100 आदमी हो जाएंगे, तो भाई लगातार देश का विकास असल में बहुत बाधित हो रहा था। तो इंदिरा गांधी की तरफ से चलाया गया एक मुहिम की भैया जनसंख्या को कंट्रोल करिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश वाले तो भैया, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग जो है ये नहीं मानते हैं, इनसे रहाइश नहीं होता है। लेकिन जो दक्षिण भारत के लोग थे, इन लोगों ने एक अपने
दिमाग का परिचय दिया, क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं ये, इन्होंने दिमाग का परिचय दिया और इन्होंने लगातार क्या किया, ये जो राज्य हैं इन्होंने क्या किया कि अपने आप को, अपनी जनसंख्याओं को कंट्रोल करने का काम किया। लेकिन जब राष्ट्रपति की बारी आई तो भैया ये लोग भी लगे चिल्लाने, ये सब तो धरना देने लगे। इन्होंने कहा कि भैया आपने, इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि जितना राष्ट्रपति जो है आप जनसंख्या कंट्रोल करिए, जनसंख्या कंट्रोल करिए। तो भैया उत्तर प्रदेश वाले तो धुआंधार माने नहीं, तो ये भैया जब ये बढ़ेगा तो विधायक का जो मूल्य बढ़ जा रहा है, और हम लोग जनसंख्या लगातार कम कर दी अपनी, हम लोग उतनी वृद्धि नहीं किए, हमने तो देश के विषय में सोचा, लेकिन हम तो यहाँ पर, हमको यहाँ पर दबाया गया, हम तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारा तो पॉपुलेशन ही कम हो गई, और जब हमारी पॉपुलेशन कम हुई तो हमारे यहाँ के विधायकों की क्या हो जाएगी, मामला सब गड़बड़ हो जाएगा भाई, हमारे विधायकों का वैल्यू ही घट जाएगी। तो उसी समय से यह नियम आ गया कि भैया हो, अब जब भी राष्ट्रपति के विधायकों का, जब राष्ट्रपति का वोटिंग होगी तो विधायकों की जो टोटल पॉपुलेशन में, फार्मूले में जो टोटल पॉपुलेशन रखी जाएगी वो उस राज्य के 1971 में क्या उस राज्य की पॉपुलेशन थी इसके आधार पर रखी जाएगी। यह है 1971 का राष्ट्रपति का कनेक्शन कि 19, ये जो टोटल पॉपुलेशन में ये चीज आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा सर, हाँ आप सच से देख लीजिएगा। 1971 ही वह बेस साल है, मतलब 1971 में जिस राज्य की जितनी भी जनसंख्या होगी उसी जनसंख्या को यहां पे रखा गया है। ऐसे तो भाई 1971 के बाद 2011 में भी जनगणना हुई, 81 में जनगणना, 91 में जनगणना हुई, लेकिन उनको क्यों नहीं रखा गया? उसका रीजन यही था कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भैया हम तो देश के विषय में सोचे, लेकिन देश ने, अगर हमने अपनी जनसंख्या को कम किया तो हमारे विधायकों का क्या हो गया, कम हो गया, हमारे विधायकों का मूल्य ही कम हो गया। इस वजह से यहाँ पर हमेशा जो टोटल पॉपुलेशन रखी जाती है वो उस राज्य के विधायक के निकालने के लिए वह किस पे रखी जाती है, 1971 की जनगणना जो हुई थी उसके आधार पर रखी जाती है। चलिए सर, तो ये तो बात 1971 समझ में आ गई। सर 25 जुलाई क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं समझाऊंगा। आइए देखिए सांसद कैसे निकालेंगे भैया। तो सांसद कैसे निकालेंगे कि विधायकों का जितना वोट आए, जैसे मान लिया भारत में मान लिया कुल मिलाकर 1000 विधायक हो गए, तो हजारों विधायकों का जितना टोटल मूल्य हुआ, मतलब यहां पर क्या रखेंगे, कुल मूल्य सभी विधायकों का, भारत के जितने भी विधायक हैं, निर्वाचित विधायक, सर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, भारत के कुल निर्वाचित विधायकों का मूल्य, जैसे अब पहले विधायक निकाला जाता है, इसके बाद सांसद आप निकाल पाओगे, क्यों? क्योंकि इसमें जो इसको सॉल्व करने पे आएगा वो किसी ऐसे, मतलब उत्तर प्रदेश का आएगा, ऐसे दिल्ली का आएगा, ऐसे ऐसे आंध्र प्रदेश का आएगा, ऐसे पूरे भारत के सारे राज्यों का आएगा। तो सारे राज्यों के जितने विधायक होंगे उनका टोटल का वैल्यू कर दे और बटे टोटल नंबर ऑफ एमपी, मतलब कुल कितने सांसद हैं, यह एक एमपी के वोट की बराबरी होती है। एक एमपी का वोट कैसे निकाला जाता है, कुल विधायकों का जितना विधायक है सबका अलग अलग वही मूल्य होगा, उत्तर प्रदेश कुछ अलग होगा, बिहार के कुछ अलग होगा, ऐसे सभी विधायकों का जोड़ लेंगे और बटे कुल जितने विधायक हैं, कुल कितने सांसद हैं भारत में, उनका जो है। अब जैसे देखिए लोग क्यों परेशान होते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं भैया, सबसे ज्यादा विधायक भी यही है, 80 सीटें हैं सांसद की, तो इस नाते उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। आइए हम बात समझते हैं कि अगर इस रफ डाटा को सॉल्व किया जाए तो कितना आता सर। मैंने निकाला हुआ है 5,49,495, 5,49,595 ये करीब विधायकों का, एक विधायक का जो है मत का जो है, एक विधायक का जो है 29 राज्यों से ये मिलता है, 29 राज्यों से टोटल विधायकों का सम ये निकल के आता है। और एक सांसद का जो है कुल वोट जो है इस प्रकार से हम लोग 11 लाख वोट कुल लगभग पड़ जाते हैं, कुल मिला के लगभग 11 लाख वोट जो है कुल मिला के राष्ट्रपति के चुनाव में पड़ते हैं। ये है राष्ट्रपति के चुनाव का पूरा डिस्क्रिप्शन। आइए हम इसके बाद समझते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करिए फिर हम लोग समझते हैं। हाँ एक सेकंड, मैं आपको अब यहीं पे एक चीज और बता दूं, ये एग्जाम में आपको पूछा गया था तो मैं यहीं क्लियर कर देता हूं जल्दी से। भैया राष्ट्रपति में जिसे हम कहते हैं कि आज अरे क्या लड़ेंगे भैया, इनकी जमानत जब्त कर देंगे, लेकिन जमानत का मतलब क्या होता है सर, ये जमानत क्या चीज है, ये पूछा गया था आपको। जमानत राशि कितनी होती है राष्ट्रपति के चुनाव में? जमानत राशि जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए होती है वह होती है 15,000 रुपया, 15,000 रुपए। सर ये क्या है सर, जब कोई व्यक्ति कुल जितना वोट पड़ा हो, जैसे मान लिया अगर पड़ा हो कुल वोट 60, कुल 60 वोट पड़ा हो,
तो पूरे जितने भी वोट पड़े उसका 1/6 अगर नहीं प्राप्त कर पाया, 1/6 मतलब कितना, अगर कुल 60 वोट पड़े हैं, अगर आपको 10 वोट नहीं मिल पाए तो आपका ये 15,000 रुपया क्या कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। इसी को कहते हैं जमानत जब्त होना। लेकिन आप इसमें समझिएगा कि क्या ये राष्ट्रपति यही रोने लगेगा कि मेरा 15,000 रुपया डूब गया, मैं बहुत गरीब हो गया? नहीं सर, ये 15,000 राष्ट्रपति के लिए या किसी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं असल में, लेकिन ये बहुत अपमानजनक स्थिति होती है। इसलिए तो कहते हैं कि अच्छा ये क्या 1/6 का फार्मूला क्या राष्ट्रपति के लिए सिर्फ लगता है? नहीं, भारत के जितने भी चुनाव होते हैं सर, सबके लिए यही फार्मूला है। बस जमानत राशि सबके अलग अलग होती है। राष्ट्रपति के लिए 15,000 होती है, इसको आप याद कर लीजिए। राष्ट्रपति में जमानत राशि 15,000 होती है, लेकिन 1/6 का फार्मूला यही है कि टोटल जितने वोट पड़े उसका 1/6 आपको हर हाल में प्राप्त ही करना पड़ेगा। आइए इसके बाद के आगे अनुच्छेद समझते हैं। अनुच्छेद 55 में भैया बात समझते हैं कि हम लोगों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन में पूरा बात समझ लिया। अच्छा, जो 15,000 रुपया जमा होता है या जो जब्त होता है, ये कहाँ जाता है भैया? ये RBI में जमा कराना होता है, चाहे DD के रूप में, चाहे आपको कैश के रूप में जमा कराना होता है, वो RBI के पास जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आइए देखिए 55 में क्या है। 55 बहुत खास नहीं है। 55 में राष्ट्रपति का कोटा दिया है, राष्ट्रपति का कोटा दिया है सर, राष्ट्रपति का कोटा। इसका मतलब क्या है सर कि अगर कोई व्यक्ति कोटे से कम अगर वोट पाया तो वह राष्ट्रपति के लिए अनफिट हो जाएगा। मतलब यही कोटा ही एक क्वालिफाइंग नंबर होता है कि राष्ट्रपति को कम से कम एक राउंड को पार करने के लिए कम से कम इतना वोट चाहिए। ये कैसे निकाला जाता है सर? इसलिए कोटा के लिए कोटा निकालने का भी एक फार्मूला है। ये क्या फार्मूला सर? कि कुल जितना वोट पड़ा, कुल वोट जितना पड़ा और बटे कुल प्रत्याशी कितने हैं। कुल प्रत्याशी जितने प्रत्याशी हो, कुल प्रत्याशी कितने हैं, और इस प्रत्याशी में आप एक जोड़ो। इस प्रत्याशी में कितना जोड़ो? एक जोड़ो, और टोटल में भी क्या जोड़ो? आप एक जोड़ो। ये फार्मूला होता है कोटा का। जैसे मान लिया, मैं आपको इशू सॉल्व करा देता हूं। जैसे मान लिया कुल वोट पड़ा 10, कुल वोट कितना पड़ा भैया? 10 वोट पड़ा कुल। और कुल प्रत्याशी मान लिया हमारे हो गए कि जैसे मान लिया कुल मिला के 4 प्रत्याशी हमारे पास लड़ रहे हैं, 4 प्रत्याशी। तो 4 + 1 और +1, 4 1 5 हो जाएगा, तो 10/5 हो जाएगा, +1, 5 दूनी 10, 2 1 3। मतलब 10 वोट में से जो आदमी 3 वोट से कम पाएगा उसको भैया क्या कर दिया जाएगा? वहीं से उनकी मतगणना वहीं पर खत्म कर दी जाएगी। मतलब कोई व्यक्ति अगर इससे कम वोट पाता है तो वह क्या हो जाएगा? अपने आप अनफिट हो जाता है, फिर वो फर्दर के लिए उनकी मतगणना होती ही नहीं है। ये राष्ट्रपति का कोटा है। एटलीस्ट आपको इतना वोट पाना है, ये राष्ट्रपति के कोटा निकालने का फॉर्मूला होता है। ये चलिए 55 तो बात हो गई भैया। 56 में क्या है सर, कैसे याद करेंगे? 56 में क्या है कि राष्ट्रपति को 56 में क्या है सर, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है कि राष्ट्रपति कितने समय, कितने साल के लिए रहेगा। राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल इसमें बताया गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल भैया 56 बताया गया है कि राष्ट्रपति कितने साल के लिए रहेगा। भारत में राष्ट्रपति 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन क्या हर जगह 5 साल के लिए होते हैं भैया? अमेरिका में 4 साल के लिए होते हैं। अमेरिका भैया, अमेरिका के राष्ट्रपति कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। अजरबैजान भारत देश है, अजरबैजान, इसमें 7 साल के राष्ट्रपति होते हैं। अगर हम बात करें ईरान की और थाईलैंड की तो इनकी तो कोई सीमा ही नहीं होती है, राष्ट्रपति कितने भी साल के लिए रहे। ये सब आप नहीं सुने होंगे, मैं बताता हूं आपको। अजरबैजान 7 साल के राष्ट्रपति घोषित करता है। ईरान और जैसे मान लिया रूस है, रूस में पुतिन जी 35 तक हो गए राष्ट्रपति वहां के। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर राष्ट्रपति की कुछ सीमाएं हैं, कुछ में कोई सीमा नहीं है। 57 अनुच्छेद 57 के हम बात करते हैं। 56 तक हम लोगों ने अच्छे समझ लिया है और 57 की बात करते हैं। 57 में क्या है कि भैया भारत का राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति के लिए दोबारा निर्वाचन है हमारे यहाँ। ये राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है, दोबारा निर्वाचित हो सकता है भैया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन जो है कहाँ वर्णित है भैया? 57 वर्णित है। लेकिन क्या राष्ट्रपति केवल 2 ही बार हो सकता है? असल में भारत में कोई लिमिट नहीं है। आपकी ये अपनी व्यवहारिकता और अपना वो है, अपना आपका क्या है कि आप कितना भी बार भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो। भारत के राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन तो 57 ने दिया ही है। 13, 14, 15, जितना बार 6, 17 जितना बार उनका है उतनी बार निर्वाचित हो। बस आपको लोग चाहिए, आपको लोग चाहें।
ये राष्ट्रपति का निर्वाचन है। लेकिन कुछ जगह लिमिट है, जैसे अमेरिका में लिमिट है, वहां पर 2 ही बार आपको निर्वाचित हो सकते हैं आप। कजाकिस्तान में केवल 1 बार निर्वाचित हो सकते हैं। लेकिन भारत में अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड फ्री है, वहां पर आप कितना भी बार निर्वाचित हो। आइए इसके बाद आप सबसे भैया 58 पे आती है योग्यता, कि भैया अगर योग्यता है, क्या है योग्यताएं, अब आप समझिए इसको 58 को कैसे भैया क्या है योग्यता। जैसे हमारा भी मन गाँव में बुढ़ऊ लोग भी चाहेंगे कि लावा चली राष्ट्रपति चुनाव लड़ ली बाबू, लेकिन कैसे लड़ोगे, योग्यता पूरी करो। क्या है योग्यता भैया, पहला तो यह है भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता। पहली है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। तो हमारे बाबा जी कहेंगे बड़ो दादा कि भैया भारत के नागरिक हम नहीं है क्या, हम पाकिस्तान के हैं, नहीं। तो ठीक है भैया भारत के नागरिक तो हो, चलो ठीक है। तो ऐसे तो भैया ठेला वाला वाले पर रिक्शा पंचर जो बना रहे हैं उसे छोड़ छाड़ के कहेंगे चलो राजनीतिक चुनाव लड़ो, कौन 15,000 कौन बहुत बड़ी चीज आज के जमाने में है। कहें अरे रुको रुको रुको, ये तो बड़ी भीड़ हो जाएगी भैया। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष से अधिक उम्र हो उसकी, 35 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए। तो 35 वर्ष से अधिक उम्र तो अच्छा भैया, चलो ये जितने लड़के हम जैसे हम लोग तो भैया पीछे हो गए, ठीक भैया हम लोग 35 साल के तो नहीं है। लेकिन क्या 35 साल से भारत में बहुत क्या भीड़ नहीं, भारत में 35 साल, अरे दादा मेला लग जाएगा, कहाँ बैठा होगा, इतनी जगह नहीं होती है। और मेला लगेगा तो इतना लंबा मेला लगेगा कि राष्ट्रपति में वो वहीं चित्त हो ही जाएंगे। तो ये भैया 35 वर्ष से अधिक उम्र हो चुका है, ठीक है भैया। आइए तीसरी बात करते हैं। तीसरी और सबसे तगड़ी बात, यहीं से सब लोग अपना बोरा बिस्तर बटरा सब लेकर जो है वो क्या कर लेते हैं, धीरे से चित्त हो लेते हैं। क्या भैया कि भैया 50 आपके प्रस्तावक हों, प्रस्तावक 50 प्रस्तावक आपके पास होने चाहिए। कम से कम 50 लोग क्या कहें, एक प्रस्ताव पेश करें कि भैया हम इनको राष्ट्रपति के लिए देखना चाहते हैं। अच्छा तो हमारे पास 50 आदमी नहीं क्या, अरे हम गाँव में बुला लाएंगे सबको, 50 आदमी तो हमारे पास बहुत है। अरे साहब ये 50 प्रस्तावक जो रहेंगे ना, या तो वो निर्वाचक मंडल में होना चाहिए। 50 आदमी किस में होने चाहिए, निर्वाचक मंडल में। अब भैया निर्वाचक मंडल मतलब या तो वो विधायक हो भैया, निर्वाचित विधायक, और या तो वो क्या हो, सांसद हो। कहेंगे नहीं विधायक और सांसद हो 50 ठू, हाँ तब हम लोग धीरे से लोग क्या कर लेंगे, घिसक लेंगे कि भैया 50 विधायक सांसद यहाँ हमारे एक नहीं सुनता है, 50 लोग कहाँ लेकर आएंगे। तो ये फटेला सटेला ये जो रिक्शा उक्सा लेकर गए थे वहाँ, वो ऐसे यू टर्न लेकर वहाँ पे मुड़ गए। तो 50, लेकिन तब भी अभी भी लोग बैठे हैं 2 4 10 20 तो 50, मान लीजिए जिसकी पास थोड़ा सा और दबंग टाइप का है, जो 50 विधायक से ना मतलब रखा हुआ है सारा सिस्टम, भाई आधा जन 50 विधायक का नाम वो नहीं जानते होंगे, तो वो कहाँ चुनाव लड़ेंगे भैया, उनको भगा दिया गया बोरा विचार की भाग। तो 50 प्रस्तावक हो गए भैया। अभी भी भीड़ मान लिया रही कि अभी भी भाई देश का सबसे सर्वोच्च पद है, और ऐसे कोई थोड़ी ठेलिया छाप जाके वहां चुनाव लड़ लेगा। तो भैया 50 प्रस्तावक के बाद अब फिर इस पर आ गया कि भैया 50 प्रस्तावक हो, 50 अनुमोदक भी हो, अनुमोदक भी हो भैया, कि मतलब 50 लोग ये कहें कि हम ये चाहते हैं कि गौरव पांडे जी राष्ट्रपति बने, और 50 लोग उस पर सहमति बने कि हाँ 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 हम भी चाहते हैं कि पांडे जी भारत के राष्ट्रपति बने। तभी आप राष्ट्रपति बन नहीं जाओगे, तब आप राष्ट्रपति के लिए पर्चा भरने के एलिजिबल होगे, तब आप केवल प्रत्याशी बन पाओगे भारत के राष्ट्रपति का। अच्छा भैया ये बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहती है, और ये सवाल भी आता है कि ये जो 50 होने चाहिए, 50 क्या 50 विधायक होना चाहिए या 50 सांसद होना चाहिए। अच्छा यह अनुमोदक में जो 50 आएंगे क्या इसमें से आ सकते हैं, नहीं सर, 50 आपको नया अनुमोदक लाना पड़ेगा, मतलब 50 ही विधायक या सांसद। ऐसा हो सकता है कि भैया 30 विधायक ले 20 सांसद या 20 सांसद, हाँ आप मिक्सचर नमकीन खिचड़ी बना सकते हो वहां पर। कहने मतलब क्या है कि आप चाहे जितना विधायक और चाहे जितना सांसद ले आओ, इसके लिए तो आप छूट है आपको, लेकिन उसी निर्वाचक मंडल में से ही कोई 50 आदमी प्रस्तावक, कोई 50 आदमी अनुमोदक होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अनुमोदक में गिन लिया जाएगा वो प्रस्तावक में नहीं गिना जाएगा, और जो व्यक्ति प्रस्तावक में गिन लिया जाएगा वो अनुमोदक में नहीं गिना जाएगा। ये बात आपको एकदम नोट कर लेनी चाहिए। ये भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। अब देखिए बच्चों का कंफ्यूजन क्या होती है, वो योग्यता और दशाओं में अंतर नहीं समझ पाते हैं कि भैया योग्यता क्या है और दशाएं क्या है। तो असल में क्या है भैया कि योग्यता वह चीज होती है कि जो कि जरूरी है, जो राष्ट्रपति बनने के लिए अगर व्यक्ति के अंदर नहीं होगी तो उसको राष्ट्रपति नहीं घोषित किया जाएगा, वो नहीं बन सकता है, वो प्रत्याशी नहीं खड़ा हो सकता है। और दशाएं क्या है कि भैया राष्ट्रपति ये ना करता हो, जो नहीं करता वो दशाएं हैं, और जो होना चाहिए वो क्या है, योग्यताएं हैं। आइए समझते हैं इसके आगे। भैया
भैया अनुच्छेद 59 की बात करते हैं। अनुच्छेद 59 में क्या है, तो भारत में राष्ट्रपति के लिए दशाएं घोषित की गई हैं, दशाएं भी लिखी हैं। भारत की राष्ट्रपति की दशाएं कहाँ लिखी हैं, 59 में लिखी हैं भैया। 59 में कौन कौन दशा भैया, ये चीज नहीं होनी चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए भैया, पागल और दिवालिया नहीं होने चाहिए। मतलब कोई ऐसा पगलेट चिरकुट टाइप का आदमी जो है वो नहीं होना चाहिए। अमूमन पागल दिवालिया के पास 150 प्रस्ताव 50 अनुमोदक होंगे ही कहाँ। तो कहने का मतलब क्या है कि पहली बात तो यही लिखी है कि भैया पागल और दिवालिया ना हो, लेकिन असल में संविधान में ये चीज नहीं लिखा हुआ है। ये कहने की भाषाएं किताबें लिख देती हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति जैसे गौरवशाली पद के लिए पागल और दिवालिया का असल में प्रयोग नहीं करना चाहिए, और ये संविधान में कहीं वर्णित भी नहीं है। क्या सर आप सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल भैया, फर्जी थोड़ी बोल रहे हैं। तो पागल और दिवालिया ना हो, पहली बात तो ये तो हो गई भैया। दूसरी बात क्या है इसमें कि हाँ, कोई लाभ का पद न ग्रहण किया हो। लेकिन देखिए नेता होता कितने होशियार होते हैं, जरा यही देखिएगा, लाभ का पद ना ग्रहण किए हो, लाभ का पद ना ग्रहण किए हो। भैया कौन सा पद लाभ का है, ये तो संविधान में कहीं वर्णित नहीं, लेकिन संविधान में ये जरूर कहा गया है कि भैया सरकारी नौकरी को लाभ का पद मानते हैं। ये किसको मानते हैं लाभ का पद? सरकारी जो नौकरियां होती हैं इनको राष्ट्रपति के चुनाव में लाभ का पद मानते हैं। अब देखिए नेता लोग कितने चिरकुट टाइप के होते हैं, मैं यही इसी नाते नेताओं से बहुत गुस्सा लगती है मुझे। असल में भैया ये क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति विधायक या सांसद है तो वो जनता की सेवक है भैया, वो लाभ के पद पे नहीं है, वो जनता का सेवक है। और जो आदमी सरकारी नौकरी कर रहा है वो क्या है, वो लाभ के पद पर है। देख रहे हैं? अच्छा इनमें देखिए कैसे है, जैसे मान लिया आपको चुनाव लड़ना है, अगर आप विधायक मंत्री हो, अगर आप विधायक सांसद हैं तो आप चुनाव लड़ो, अगर जीत गए राष्ट्रपति चुनाव तब आपको क्या करना है कि अपनी लोकसभा या राज्यसभा मतलब जहां से भी आप हो उसको रिजाइन कर देना जीतने के बाद। लेकिन वहीं पढ़ा लिखा आदमी जो सरकारी नौकरी कर रहा है, पहले आपको सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, इसके बाद आप पर्चा भरो। अब देखो यही क्या बेवकूफी भाई, आप एक बार मतलब विधायक सांसद हो तो जीत जाओ तब आप पर्चा भरो, और सरकारी नौकरी करो तो पहले आप रिजाइन करो उसके बाद पर्चा भरो। ये है इन लोगों की बेवकूफी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है दशाएं हैं भारत के राष्ट्रपति की कि पागल और दिवालिया ना हो, और भैया लाभ का पद ना हो। दिवालिया क्या होता है, जैसे मान लिया आदमी करोड़ 2 रुपए करोड़ रुपए कर्जा ले लिया, जैसे मैंने ले लिया, मैंने फरारी सरारी तमाम कुछ खोल खा लिया, और इसके बाद मैं कह दूं कि मुझे चाहे मारो चाहे मुझे ऐसे रोलर बिछा के ऐसे पटरा कर दो, चपटा बना दो, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, अब मैं क्या करूं? इसको कहते हैं दिवालिया। तो भारत के राष्ट्रपति जो है दिवालिया आदमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अनुच्छेद 60 को देखते हैं भैया। अनुच्छेद 60 क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 60 में है भारत के राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 60 में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ है। भारत के राष्ट्रपति की शपथ किसमें वर्णित है भैया? शपथ वर्णित किसमें है? भारत के राष्ट्रपति की शपथ है अनुच्छेद 60 में। अब 60 में शपथ का मतलब क्या होता है कि भारत के जब राष्ट्रपति शपथ लेना शुरू करता है तो अमूमन वो क्या करता है, उसको कौन दिलाता है भैया? तो जो है भारत का चीफ जस्टिस CJI दिलाता है। कौन दिलाता है भैया? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मान लिया जैसे मनाली चले गए हो घूमने के लिए, शादी वादी हनीमून मनाने चले गए हो वहां बैंकॉक, तो क्या राष्ट्रपति का शपथ नहीं होगा? होगा। अगर राष्ट्रपति CJI मौजूद नहीं है भारत में तो उसका कोई भी एक जज जो कि सबसे वरिष्ठ हो, वरिष्ठतम जज ये आपको दे देगा। कह रहे अगर वरिष्ठ जज ना हो तो अरे भैया उसके बाद कोई वरिष्ठ होगा, उसके बाद भी कोई वरिष्ठ कि 33 के 33 जज जैसे सुप्रीम कोर्ट में शपथ गिरा कर और चले जाएंगे वहां मनाली घूमने, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि शपथ जो है CJI दिलाता है भैया जज को वरिष्ठतम सदस्य। हाँ अब मैं यहीं पे आपको बताऊंगा कि क्या है भैया 25 जुलाई का कनेक्शन। 25 जुलाई का कनेक्शन क्या है? तो भैया भारत के जितने भी राष्ट्रपति होते हैं लगभग क्या मतलब मैक्सिमम 100 में से 9 लोग ये 25 जून को अपनी शपथ लेते हैं। 25 जून को अपनी शपथ लेते हैं। इसका रीजन क्या है सर? 25 जून को असल में शपथ लेने का रीजन ये है कि ये संविधान में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अंधविश्वास है असल में। क्या अंधविश्वास सर? कि भारत के एकमात्र निर्विरोध होने वाले राष्ट्रपति जिनका नाम है नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी भैया, नीलम संजीवा रेड्डी ने किस दिन शपथ ली? 25 जून को शपथ ली। और ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, जिनको चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोगों ने कहा कि हाँ भैया मैं सहर्ष, विपक्ष ने भी स्वीकारा और इसको सत्ता पक्ष ने ही भी स्वीकारा।
तो नीलम संजीवा रेड्डी ने 25 जून को शपथ लिया और उनका कार्यकाल इतना अच्छा बीता और कह सकते हैं कि वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए। इसी वजह से सारे लोग जो है वो 25 जुलाई को शपथ लेते हैं, 25 जुलाई को जो है शपथ लेते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद हम बताएंगे राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी है। आज शक्तियों का होगा एकदम महाभंडारा कि आज तक आप लोगों ने इतनी शक्तियां आपने देखी ही नहीं होंगी। सर कितनी शक्तियां, ये देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, अन्य शक्तियां हैं। भारत के कितनी सारी शक्तियां हैं, आइए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास अब आज की कौन कौन सी शक्तियां हैं, इनको देखेंगे और समझेंगे कि भैया भारत के राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां तो हैं लेकिन फिर भी ये खोखे हैं। कहने का मतलब क्या है कि सारी चीजें, शक्तियां तो इनके पास बहुत हैं लेकिन ये किसी न किसी ऑर्डर से हैं कि भैया अगर ये नहीं कहेंगे इनकी शक्तियां बेकार, नहीं चला पाएंगे ये। तो पहले इन्हीं शक्तियों में बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास न्यायिक कौन कौन सी शक्तियां हैं, भारत के पास न्यायिक शक्तियां कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी हैं, तो भैया इसको हम जरा समझते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियों में सबसे पहली शक्ति है क्षमादान की शक्ति। किसकी शक्ति भैया? क्षमादान की शक्ति। क्षमादान का मतलब क्या होता है सर? जब राष्ट्रपति किसी की सजा को पूरी तरीके से माफ कर देता है उसे कहते हैं राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति। मतलब यहाँ पर जो है सजा पूरी तरीके से माफ होती है, पूरी तरह से माफ कर दी जाती है, पूरी तरह से माफ कर दी जाती है, पूरी तरह से माफ कर दी जाती है। यहाँ पर क्षमादान में भारत केवल राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो क्षमादान शक्ति है उसके पास, कि पूरी चाहे फांसी की सजा को एकदम बाइज्जत बरी कर सकता है। दूसरा क्या है कि लघुकरण। लघुकरण का मतलब क्या होता है सर? कि लघुकरण, जैसे बात ही समझ में आ रही है कि लघुकरण में क्या किया जाएगा सर? तो इसमें जैसे मान लिया किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है तो इसमें सजा को बदलते नहीं है लेकिन मतलब सजा की जो कोई सजा अगर रहेगी तो उसकी क्या कर देंगे, नेचर को चेंज कर देंगे। कहने का मतलब यह है जैसे मान लिया किसी आदमी को कठोर कारावास हुआ, कठोर कारावास, तो कठोर कारावास को ये केवल क्या कर देंगे, साधारण कारावास कर देंगे। क्या कर देंगे? सिर्फ मतलब उसकी सजा की प्रकृति को चेंज कर देंगे इस लघुकरण में, लेकिन सजा के समय को नहीं घटाएंगे। मतलब 5 साल की सजा है तो 5 साल की ही रहेगी, बस उसकी प्रकृति को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यह जो है फांसी नहीं लागू होगा कि भैया फांसी पहले 10 मिनट की फांसी जो थी उसको बाएं हाथ से टांगना था, उसकी दाहिने से कर दी, ये फांसी में नहीं लागू होता है। तो भैया ये पहली न्यायिक शक्तियों में पहली ये क्षमादान शक्ति, दूसरा है लघुकरण, और तीसरी जो शक्ति है इसमें वह क्या है भैया? वह है प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब क्या है कि प्रतिहार का मतलब ये होता है कि भैया प्रतिहार का मतलब क्या होता है सर? कि इसमें समय चेंज कर देते हैं, समय घटा देते हैं, समय घटा देते हैं राष्ट्रपति, लेकिन प्रकृति को नहीं चेंज करते। मतलब अगर आपको 10 साल की कठोर कारावास हुई तो आपको 10 साल की कठोर कारावास की जगह 5 साल की कठोर कारावास झेलना पड़ेगा, लेकिन कठोर ही कारावास झेलना पड़ेगा, साधारण नहीं। समय 10 की जगह 5 कर दिया जाएगा लेकिन कारावास आपको कठोर ही झेलना पड़ेगा। और तीसरी जो शक्ति है इनकी वह है विराम शक्ति। किसकी भैया? विराम भी इनके उसमें है। ये कब किया जाता है? जैसे मान कोई आदमी अस्वस्थ है, क्या है? अस्वस्थ, मतलब उसकी तबीयत खराब हो गई तो वो क्या कर सकता है, अगर राष्ट्रपति चाहे उसको तो उसकी सजा पर विराम लगा दे, सजा का मतलब रोक दे। रोकने का मतलब क्या है सर? कि सजा माफ कर दिया उसने? नहीं, मतलब यह है जैसे मान लिया हमको मान लिया सजा हुई 10 साल की, तो अगर लगा मतलब तुरंत मेरे ऐसा कुछ दिक्कत होगी कि हमारी तबीयत खराब हो गई तो राष्ट्रपति उसमें विराम लगा सकता है कि 10 साल तो सजा काटनी ही पड़ेगी, लेकिन ये अपना ट्रीटमेंट करा ले, उसके लिए कुछ समय डिसाइड कर देता है कि भैया 3 महीना इनको जो है छोड़ दिया जाए, 3 महीने बाद इनको पकड़कर फिर से बंद कर दिया जाएगा। इसी को कहते हैं विराम शक्ति। ये राष्ट्रपति की क्या है भैया? न्यायिक शक्तियां हैं, क्षमादान, लघुकरण, प्रतिहार और विराम। इसको आप लोगों ने जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, इसके बाद की चर्चा हम करते हैं। न्यायिक शक्तियों में ही एक शक्ति आपकी मैं भूल गया था, यह है प्रतिलंबन। प्रतिलंबन में सब क्या करते हैं? ये प्रतिलंबन की शक्ति भी भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति ही है। इसमें किया क्या जाता है सर? यह जो है अगर कोई साधारण सजा है, जैसे मान लिया जेल की सजा है, तो जेल की सजा को अगर रोका जाए तो वो भैया क्या है, उसको अगर हम रोक रहे हैं तो वो विराम है। मतलब कि अगर तबीयत खराब हो जा रही है, पता चला, तो उसमें अगर आपको 3 महीना समय दिया जा रहा है कि इनकी तबीयत सही हो जाए, इसके बाद इनको जेल में बंद कर दो, वो विराम है। लेकिन अगर व्यक्ति को फांसी की सजा हो, देखिए ये हमारी जर्नलिस्ट क्वालिटी कि हम लोग इस डीप, मतलब कि डीप से जैसे कि आदमी मोती निकालता है उस तरीके से हम लोग निकालते हैं
कि भैया सामान्य सजा पर अगर विराम लगाता तो उसको विराम कहते हैं, लेकिन अगर फांसी पर विराम लगा दे, मतलब अगर फांसी तो होगी आपकी, लेकिन अगर फांसी की सजा आपको हुई हो और तब आपको 2-3 महीने समय दे दिया जाए कि भैया आइए, ऐसा है कि राष्ट्रपति ने क्या लगा दिया, प्रतिलंबन लगा दिया। प्रतिलंबन के अधिकार के तहत उसने क्या कहा कि इनको फांसी तो होगी, लेकिन 8-10 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जितना भी समय उसका मन करेगा वो दे सकता है, उस उतने के बाद होगी। तब जो है इसे कहते हैं क्या, प्रतिलंबन कहते हैं। इसके तहत कैदी क्या कर सकता है, दया याचिका अपनी दायर कर सकता है। अगर प्रतिलंबन नहीं मिले तो तुरंत अगले दिन फटाक से फांसी पे चढ़ा के ऊपर भेज देंगे। तो ये थी 5 शक्तियां, क्षमादान जो है, प्रतिहार, प्रतिलंबन, विराम और लघुकरण, ये थी न्यायिक शक्तियां। आइए सैन्य शक्तियों के विषय में हम देखते हैं। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं कि भैया ये जो क्षमादान की शक्ति है वह सिर्फ राष्ट्रपति को है भैया। फांसी को माफ करने की जो पावर है वो सिर्फ राष्ट्रपति को है। राज्यपाल फांसी की सजा नहीं माफ कर सकता है, लेकिन बाकी चीजें माफ कर सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति के पास एक पावर और भी है कि राष्ट्रपति किसी कोर्ट, सामान्य कोर्ट की सजा भी माफ कर सकता है और सेना के कोर्ट को भी माफ कर सकता है। सेना के कोर्ट को, जिसको कोर्ट मार्शल कहते हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया भी है। तो राष्ट्रपति के पास है कि वो सामान्य कोर्ट की भी सजा माफ कर सकता है और सेना के कोर्ट को भी सजा माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल सेना के किसी भी आदेश को माफ नहीं कर सकता है। यहां तक कि कोई व्यक्ति अगर जेल की सजा भी है, फिर भी राज्यपाल सेना की कोर्ट का वो नहीं बदल सकता फैसला, लेकिन राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो सेना के जो है फैसले को भी वो क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। आइए समझते हैं राष्ट्रपति की कौन कौन सी है सैन्य शक्तियां। भैया जैसे हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास पहले हमने न्यायिक शक्तियां देखा, अब हम समझेंगे भारत की दूसरी शक्तियां कौन सी भैया, सैन्य शक्तियां। भारत का राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। उसके पास सैन्य शक्तियां क्या है सर, कि वह युद्ध आरंभ और युद्ध विराम की घोषणा करता है। युद्ध किसी देश के साथ होना होगा तो कौन बताएगा भैया, कौन शुरू कर देगा भैया, उसकी घोषणा कौन करेगा, उसको प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, वो राष्ट्रपति को पावर। युद्ध आरंभ और बंद की घोषणा कौन करेगा भैया, अगर किसी देश के साथ युद्ध करना है और उसको या रोकना है, उसकी पावर किसको दी गई है भैया, वो राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियों के माध्यम से दी गई है। राष्ट्रपति ही आह्वान करेगा कि देश अब इनसे लड़ाई करेगा या फिर देश अब इनकी लड़ाई जो है वो बंद करेगा। ये है राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति राजनीतिक शक्तियां क्या भैया, कि अगर किसी दूत से राजदूत को भेजना, किसी भी देश में राजदूत नियुक्त करना हो, राजदूत की नियुक्ति हो या फिर किसी देश के राजदूत को भारत में आना हो तो राजदूत को आने की अनुमति कौन देगा भैया, तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्रालय नहीं देगा, उसको राष्ट्रपति देगा। ये आपके एमपी पीसीएस सवाल आया हुआ है सर, कि अगर किसी भी देश के राजदूत को भारत में रहना है या आना है, अपनी एम्बेसी बनानी है, तो किससे आपको परमिशन लेनी होगी। उसमें बच्चे गृह मंत्रालय टिक करके अपने आप को सीना चौड़ा करके घूम रहे थे कि मैं सही करके आया हूँ, और पटरा हो गए, क्योंकि उनको वो गौरव पांडे जी से पढ़े ही नहीं थे कि भैया राजनीतिक शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, कि वो क्या कर सकता है, वही अनुमति देगा कि भैया कोई आएगा कि नहीं आएगा। तीसरी शक्तियां क्या है, वो है आपातकालीन शक्तियां। भारत की आपातकालीन शक्तियां, आइए देखते हैं भारत की आपातकालीन शक्तियां। देखिए अब जो है राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं। कौन कौन सी आपातकालीन, मतलब इमरजेंसी के समय भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आपातकाल क्या होता है कि भारत में अगर गृह युद्ध हो जाए, भारत में क्या हो जाए, अंदर ही अंदर क्या हो जाए, मारपीट हो जाए, किसी दूसरे देश के साथ मारपीट हो जाए, पैसा की कमी पड़ जाए अचानक, तो इस तरीके से भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकाल जारी कर सकता है। आपातकाल जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 के तहत दी हुई है सर। 352 में राष्ट्रपति की आपात शक्तियां हैं, और 352 ही पहला अनुच्छेद है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। ये पूछा गया सवाल है, आपके यूपीएससी का सवाल पूछा गया है कि भैया मंत्रिमंडल का उल्लेख भारत के किस अनुच्छेद में है। 352 ये वह अनुच्छेद है जिसमें मंत्रिमंडल लिखा हुआ सर। 352 ये स्पेशल बात है जो कि आपको आज समझने को मिली होगी। 352 में है। अब आइए समझते हैं राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपात होते हैं। तो एक होता है भैया राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय
आपातकाल। राष्ट्रीय आपात कब लगता है भैया? राष्ट्रीय आपात कब लगता है मतलब देश में आपातकालीन घोषणा हो जाए। यह भारत में सिर्फ 3 बार ही लगा है। कब कब भैया? तो ये 62, 71 और 75 में लगा है। 1962, 1971 और 1975 में लगा है। अच्छा 62, 71 और 75 में क्यों लगा सर? क्योंकि 62 में हुआ था हमारे यहाँ चीन से युद्ध, भारत चीन युद्ध। 62 में क्या हुआ था भैया? यह चीन से युद्ध हुआ था हमारा। 71 में जैसे हम लोग खूब जानते हैं कि 71 में भैया बांग्लादेश संकट था, और 75 में जो है वो आंतरिक अशांति के कारण जो है इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था? लगा दिया था राष्ट्रीय आपात। तो ये बांग्लादेशी संकट था हमारे पास, बांग्लादेश संकट था। तो भैया यहाँ पर एक बार हुआ था 71 में, और 75 में क्या था भैया? वो गृह कह सकते हैं, गृह अशांति थी। मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कन्विंस किया कि ऐसा है कि देश में कुछ ऐसे हालात हो गए हैं कि जनता ही क्या कर रही है, बहुत उग्र हो जा रही है, और जनता जो है देश की अस्मिता को खंडित करने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे समय में राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा कर देता है। तो भारत में राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू हुआ है। एक बार 1992 में, एक बार 1971 में, एक बार 1975 में। चीन युद्ध, बांग्लादेश संकट और गृह अशांति की। ये था भैया राष्ट्रीय आपात। दूसरा है राजकीय आपात। राजकीय आपात सर ये तो हमने सुना ही नहीं। जापान देखे हो भैया? जापान नहीं देखे हो ना? जापान नहीं है ना? तो जो चीज आपने नहीं सुना वही तो सुनना है हमें। दूसरा क्या है भैया? दूसरा है राजकीय आपात। राजकीय आपात क्या है सर? राजकीय आपात को ही हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन भी इसी का नाम है। हाँ सर ये तो हमने सुना है। हाँ तो ये सुना है ना। राष्ट्रपति शासन क्या है? ये तो अनगिनतों बार लगा है कि जब कोई भी स्थानीय सरकार अपना सही से शासन नहीं चला पाती है तो वहां की सरकार जो है भंग कर दिया जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और वहां पर काम कौन देखता है? वहां का राज्यपाल देखता है। और गवर्न किसको करता है? रिपोर्ट किसको करता है? वह राष्ट्रपति को करता है। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? जैसे मान लिया जम्मू कश्मीर में हुआ कि 3-4 पार्टियां आपस में लड़ी, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला और कोई गठबंधन की सरकार को भी नहीं ला पा रहा है। तो ऐसे समय क्या करता है राष्ट्रपति कि वह राष्ट्रपति शासन लगा देता है कि जब ये 6 महीना हमारा शासन रहेगा, फिर से चुनाव होगा। तो ये चीज था भैया राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन, या अनगिनतों बार लगा है। और तीसरा होता है भैया वित्तीय आपात। वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आप ध्यान से समझिएगा। जो राष्ट्रीय आपात होता है ये 352 में वर्णित है भैया, और ये जो राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन है ये 356 में वर्णित है, और वित्तीय आपात जो है यह 360 में वर्णित है। क्या भैया आज तक वित्तीय आपात भी कहीं लगा है? कभी लगा भारत में? नहीं, आज तक वित्तीय आपात कभी भी नहीं लगा है। यह कब लगता है? जब देश में दूसरे विदेश जहां से हम लोग माल एक्सपोर्ट करते हैं उस पैसे की कमी हो। जैसे भारत में अमेरिका के पैसे कमी हो जाए, भारत में ब्रिटेन के पैसे कमी हो जाए और हम उन्हीं से सामान खरीदते हो, भारत में चाइना के पैसे कमी हो जाए, तो ऐसे समय पे उसको वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि अभी हमारे इस समय प्रेजेंट टाइम में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने वित्तीय आपात घोषित कर दिया, क्योंकि उनके पास पैसा जो है खत्म हो गया है। श्रीलंका ही पैसा खत्म हुआ है? नहीं, विदेशी पैसा खत्म हुआ है। समझ में आया ना? आइए अब देखते हैं कुछ और भी चीजें जिनको हमको समझना है। भैया अभी तक हमने समझा भैया राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात। हमने बताया भैया ये 352 में है, ये 356 में है, और ये 300 कहाँ पे है भैया? 60 में है। अच्छा राष्ट्रीय आपात में क्या होता है भैया? अगर राष्ट्रीय आपात जो है अगर संसद ने मतलब राष्ट्रपति ने घोषित कर दिया तो उसको 30 दिन के अंदर संसद से अनुमोदन लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा भैया अनुमोदन? संसद, मतलब संसद में उस आपातकाल को क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। इस प्रस्ताव रखना पड़ेगा संसद के पास कि भैया भारत देश को जरूरत है आपातकाल की, और वहां से उसकी स्वीकृति संसद को लेनी पड़ेगी। अगर संसद 30 दिन में स्वीकृत नहीं कर देती है तो भैया राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाया गया वह 30 दिन बाद क्या हो जाएगा? स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब आप देखिए ये है गहराई, ये चीज हम लोग पढ़ाते हैं कि भैया 30 दिन तो सभी पढ़ा देते हैं, लेकिन राजकीय आपात और वित्तीय आपात के लिए दिन 60 होते हैं। ये आप लोगों को नहीं पता होता सर। 30 दिन का समय केवल राष्ट्रीय आपात के लिए लगता है, लेकिन राजकीय और वित्तीय आपात के लिए 60-60 दिन का अनुमोदन के लिए समय होता है। बच्चे सरफेस लेवल की चीजें पढ़ते हैं, लेकिन क्या पीसीएस और क्या यूपीएससी पूछना चाहती है वो आजकल बच्चे नहीं जानते। 60-60 दिन का समय होता है। अगर लोकसभा नहीं है तो इन सबको 30 दिन के अंदर लोकसभा से अनुमोदन कराना होगा। लोकसभा में अनुमोदन ऐसे होता है, लेकिन संसद के लिए, संसद का मतलब क्या होता है सर? राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है कि संसद का भाग है?
क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति संसद का अंग है या संसद का भाग है? भैया राष्ट्रपति संसद का अंग है, सदस्य नहीं है, उसका हिस्सा नहीं, वो क्या है, सिर्फ राष्ट्रपति एक अंग है। राज्यपाल, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद बनते हैं सर। तो यहाँ पर संसद से अनुमोदन 30 दिन, 60 दिन, लेकिन ये लोकसभा से सिर्फ, ये लोकसभा का समय क्या होता है, तीनों के लिए 30 होता है, लेकिन संसद के लिए 30-60 होता है। राष्ट्रीय आपात में क्या होता है कि भैया राष्ट्रीय आपात में देश की सारी चीजें कम कर दी जाए, केवल राष्ट्रपति का वेतन छोड़कर, केवल वेतन किसका नहीं रुकता भैया, राष्ट्रपति का वेतन नहीं कटता है। बाकी जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उन सभी का वेतन राष्ट्रीय आपात के दौरान रोक दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। और क्या होता है सर, टैक्स बढ़ा दिया जाता है। क्या बढ़ा दिया जाता है, टैक्स बढ़ा दिया जाता है। ये राष्ट्रपति अपने आप को, मतलब इसका वेतन में कोई दिक्कत नहीं होने पाती है मेरा राष्ट्रपति। अच्छा, राजकीय आपात के दौरान क्या चीजें होती है सर, इसमें सुप्रीम हाई कोर्ट का काम नहीं प्रभावित होता है। किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा भी है, जो उत्तर प्रदेश मान ली लग भी जाता है, फिर भी यहाँ पर हाई कोर्ट का काम जो है समाप्त नहीं होगा, या उसका जो है चीजें वो नहीं रखी जाएंगी। आइए समझते हैं कि राष्ट्रपति की कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं। बहुत सारी चीजें असल में छूट जा रही है राष्ट्रपति को लेकर, लेकिन अब क्या करें, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अधीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास सर। कौन सी विवेकाधीन, मतलब जो चीजें राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार, जिस शक्ति को, जो फैसला राष्ट्रपति अपने दिमाग के अनुसार लेते हैं, ये कब लिया जाता सर, जैसे मान लिया भाजपा चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है भैया, कांग्रेस भी लड़ रही है, आईएनसी भी लड़ रही है, ऐसे सपा वाले भी लड़ रहे हैं भैया, बसपा भी लड़ रही, सब लड़ रहे हैं, सब लड़े और भैया सब किसी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, ना भाजपा को, ना कांग्रेस को, ना सपा को, किसी को नहीं मिला। तब क्या होगा, तब या तो गठबंधन बनाइए, अगर नहीं बनाते हैं, मान लिया ये केंद्र की बात हो रही है सर, तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति, चाहे भाजपा की 100 सीट आई हो, इनको 70 आई हो, इनको 40 आई हो, इनको 30 आई हो, राष्ट्रपति अपने दिमाग के अनुसार चाहे तो बसपा के प्रत्याशी को भी एक बार प्रधानमंत्री बना सकते हैं, भले से उनकी सीट कम हो तो क्या हो गया, सीट कम होने मतलब नहीं, राष्ट्रपति का अपना दिमाग, राष्ट्रपति का अपना मन, चाहे जिसको न्योता दे सकता है कि भैया प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन क्या वो हमेशा प्रधानमंत्री बने रहेंगे, नहीं, वो क्या करना पड़ेगा उनको, संसद में 30 दिन के अंदर अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा कि हमारे पास शक्ति है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास लोग हैं, यहाँ पर शामिल करना पड़ेगा उनको। ये सारी चीजें जो है राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं। आइए वीटो पावर समझते हैं कि कितने प्रकार की वीटो पावर होती है। ये स्पेशल चीजें आपको मैं वीटो पावर के अंदर बताने वाला हूं। देखिए वीटो पावर क्या होती है समझते हैं भैया। राष्ट्रपति की अब अगली पावर जो है ये वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होती है, सबसे स्पेशल पावर है। आज हम बात करेंगे वीटो पावर की। वीटो पावर क्या होता है असल में, जैसे मान लिया कोई विधेयक जो है लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, लेकिन उस विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की संस्तुति जरूरी है, और राष्ट्रपति के पास जब विधेयक जाता है कोई, तो उसको रोकने की पावर या उसको खत्म करने की पावर ही क्या कहलाती है भैया, वीटो पावर कहलाती है। अध्यादेश को, मतलब किसी भी प्रस्ताव को रोकने की शक्ति, प्रस्ताव को रोकने की शक्ति ही क्या कहलाती है सर, ये वीटो पावर कहलाती है। अब वीटो पावर भी कितने प्रकार की राष्ट्रपति के पास है, ये चीज आपको यहाँ पर इस वीडियो में स्पेशल देखने को मिलेगा। क्या चीज सर, एक होता है अंतकारी वीटो। अंतकारी वीटो क्या है सर, कि जब राष्ट्रपति पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। कहने का मतलब क्या है सर, जैसे मान लिया कोई प्रस्ताव मान लिया लोकसभा में पारित हुआ, वो पास हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, पास हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, उसने कहा बेकार चीज है, इसको एकदम में खत्म कर दो। तो इस तरीके का जब राष्ट्रपति इस्तेमाल करता है तो वह अपने अंतकारी वीटो से वह चीज क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। चाहे राज्यसभा लोकसभा कुछ भी चिल्लाते रहे, लेकिन राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तो कानून नहीं बनेगा। लेकिन अब अंतकारी वीटो को क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। मतलब राष्ट्रपति को तो ये पावर ही नहीं है अब कि वह किसी विधेयक को पूरी तरीके से खत्म कर दे, अगर वो राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पारित कर दी गई है तो। अंतकारी एक दूसरा होता है निलंबकारी वीटो क्या है सर, निलंबकारी वीटो का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज दे।
पुनर्विचार के लिए भेज दे। पुनर्विचार मतलब कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि जैसे कोई विधेयक उसके पास आया तो उसको लगा कि यार इस पर जो है संसद को विचार करना चाहिए, ये हमको नहीं समझ में आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो क्या कर सकता है, संसद को फिर से लौटा सकता है कि एक बार फिर से करके लेकर आओ। लेकिन अब यही लिख दिया गया है कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा और फिर से पास होकर इनके पास आया तो इनकी मान ली जाती है कि हाँ भैया इनसे पूछा नहीं जाएगा, ये बाध्य है अपनी संतुष्टि देने के लिए कि इनको संतुष्टि देनी ही पड़ेगी कि हाँ भैया हम राजी हैं, इनको देनी ही पड़ेगी, इसमें पूछा ही नहीं जाएगा असल में। ये है निलंबनकारी वीटो। और तीसरा है भैया पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है सर? पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट यहाँ साफ साफ लिख देता हूं आपको। पॉकेट वीटो या इसी को हम जेब वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं? जेब वीटो। जेब वीटो का मतलब क्या होता है? जब कोई आदमी जैसे बाराती फुफ्फा होते हैं, अगर राष्ट्रपति बाराती फुफ्फा बन जाए तो उनको कहते हैं क्या? पॉकेट वीटो। मतलब कोई अध्यादेश आया तो उसको जेब में अपने रख लिए और ये ना तो ये कह रहे हैं कि ये समाप्त होगा और ना ही पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं फिर से विचार करो, वो क्या कर लिए? रख लिए कि अब कुछ नहीं हो सकता है। वहीं जाकर वो न तो हाँ है उनकी, ना तो ना है, मुंह फुला बैठ के, जैसे बाराती फुफ्फा होते हैं मुंह फुला बैठ जाते हैं पगलेट जैसे, ऐसे इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। आज तक भारत का सिर्फ एक राष्ट्रपति जिसने पॉकेट वीटो ये बाराती फुफ्फा कौन बना है आज तक? वो भैया है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह वही एक राष्ट्रपति हैं आज तक जिन्होंने इस पॉकेट वीटो का यूज किया। और किस संशोधन को पॉकेट वीटो के तहत? डाक संशोधन विधेयक 1986। यह उस समय जब तत्कालीन सरकार थी तो उसने लोकसभा राज्यसभा से पारित किया और ज्ञानी जैल सिंह के पास गया भी, लेकिन उन्होंने पॉकेट वीटो को इस्तेमाल करके ना तो उसको खारिज किया और ना ही उसको क्या किया, जो है पुनर्विचार के लिए भेजा और उसको पॉकेट में अपने रख लिया। ये है राष्ट्रपति की वीटो पावर। राष्ट्रपति के पास अगली जो शक्तियां है वह क्या है कि विशेषाधिकार की शक्ति है। राष्ट्रपति की क्या है? विशेषाधिकार की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास अब सबसे अंतिम पावर ये विशेषाधिकार की कुछ शक्तियां हैं जैसे इनके पास, जिसे राष्ट्रपति कोई भी काम ऐसा करें तो राष्ट्रपति की दीवानी का मुकदमा नहीं चल सकता भैया। जब तक मान लीजिए मैं राष्ट्रपति हूं, अगर मैं राष्ट्रपति बन गया तो मेरे ऊपर अगर जमीन का कोई भी मुकदमा है तो वह तब तक के लिए लंबित हो जाएगा, 5 सालों मुकदमा देखा ही नहीं जाएगा। यह राष्ट्रपति को विशेष पावर दी गई है कि राष्ट्रपति पर दीवानी का मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन फौजदारी का मुकदमा चलेगा। फौजदारी मतलब अगर कोई मेरी क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल मैंने कोई ऑफेंस किया है, कोई क्रिमिनल जो है हमने कोई अपराध किया है तो वह मुकदमा फौजदारी का मुकदमा चलता है, लेकिन दीवानी का मुकदमा जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो नहीं चलता है। आइए अनुच्छेद 61 जो है अंतिम अनुच्छेद की बात कर लेते हैं हम लोग। ये वीडियो काफी लंबी हो गई है लेकिन फिर भी चलिए देखिए अनुच्छेद 61 क्या है भैया। अंतिम अनुच्छेद है भैया, यह है राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये क्या है? ये क्या भला भैया महाभियोग क्या होता है? तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। ये कहां से लिया गया है? तो यह यूएसए के संविधान से लिया गया। कहां से भैया? राष्ट्रपति का महाभियोग कहां से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए महाभियोग समझ में आया। लेकिन महाभियोग लगेगा कैसे? कोई भी ऐसे मुंह उठा के देगा कि भैया हम राष्ट्रपति नहीं चाहते हैं तो उनको हटाना पड़ेगा क्या? तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने के लिए पहली क्या जरूरी शर्तें हैं कि 14 दिन पहले उनको नोटिस देनी पड़ेगी भैया। 14 दिन पहले उनको क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा कि नोटिस देना पड़ेगा कि भैया अब हम आपके ऊपर महाभियोग चलाने वाले हैं। दूसरी बात क्या है सर? 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। कब आप महाभियोग ला सकते हो? महाभियोग कब ला सकते हो? कि हमको मिट्टी गोली नहीं खिलाए? नहीं। राष्ट्रपति कब ला सकते हो? जब वह संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो। संविधान का अतिक्रमण अगर कर रहा है राष्ट्रपति तो आप क्या कर सकते हो? जो है ये राष्ट्रपति महाभियोग चला सकते हो। अच्छा, किसी के एक आदमी कहने महाभियोग चल जाएगा क्या? नहीं भैया, किसी के एक आदमी कहीं महाभियोग नहीं चलेगा। क्या आज तक कोई राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटाया गया भारत का? आज तक कोई राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा भारत में नहीं हटाया गया है। कोई भी राष्ट्रपति नहीं हटाया गया है। लेकिन यूएसए के राष्ट्रपति हटाए गए हैं, लेकिन आज तक भारत का कोई राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया। कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, महाभियोग कैसे चलता है भैया? तो कुल मतदान करने वाले जितने भी लोग हैं 1/4 सदस्य अनुमोदित करें। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितने लोग मौजूद हैं, जितने भी संसद में पूरी सदस्य हैं उनका 2/3
संसद के कुल सदस्यों का 2/3 जो है सदस्य इसको क्या करें, इस प्रस्ताव लाए, एक प्रस्ताव लाए भैया कि हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति पे महाभियोग चले, क्योंकि इन्होंने संविधान के क्या किया है, अतिक्रमण किया है। तो ऐसे में क्या होगा कि 25% सदस्य जो है जो है, अब यहाँ पर एक सेकंड बात समझिएगा इसको फिर से। हाँ भैया, अब देखिए ये जैसे मान लिया महाभियोग कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा, वो लाइट चली गई थी। 25% क्या करें, जिसे सदस्य जहां पे पूछा जाता है कि महाभियोग भैया संसद के किस सदन में ला सकते हैं, तो यह लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। दोनों ही सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है या लाया जा सकता है, चलाया जा सकता है, दोनों ही सदन में। 1/4 जो है क्या करें, उस पर अनुमोदन करें, प्रस्ताव लाएं, और 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति पर क्या हो गया, महाभियोग शुरू होगा। हटेगा नहीं राष्ट्रपति भैया, महाभियोग सिर्फ शुरू होगा। फिर क्या होगा कि राष्ट्रपति जो मतलब वहां का जो तब सीजीआई का काम आ जाएगा भैया, भारत का मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये क्या करेगा, ये 5 सदस्यीय टीम गठित कर देगा, 5 सदस्यीय टीम गठित कर देगा, ताकि आप राष्ट्रपति को जांच करिए और हम रिपोर्ट करिए कि क्या सच में राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है या नहीं किया है। अगर उनकी रिपोर्ट यस में आती है कि हाँ राष्ट्रपति ने गलत काम किया है, संविधान का अतिक्रमण किया है, तो राष्ट्रपति को जो है 14 दिन बाद अपने पद को, अरे वो 14 दिन कर रहा हूँ, जांच करने के लिए समय 6 महीना 1 साल जितना भी उसका मन करे, वो कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सीजीआई उस रिपोर्ट के आधार पर अगर उस रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि भैया राष्ट्रपति ने ऐसा गलत काम किया है, तो राष्ट्रपति को स्वतः शपथ जो है, अरे कह सकते हैं कि इस्तीफा आपको देना पड़ेगा। ये था राष्ट्रपति का पूरी बात। असल में क्या राष्ट्रपति अब यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, राष्ट्रपति की शक्तियां अगर मैं बताने लगूंगा तो राष्ट्रपति की शक्तियां के लिए अभी आपको 2 घंटे भी अभी और कम पड़ेंगे। लेकिन चूंकि अब हम लोगों ने मोटा मुझे कवर करना था, मैंने कवर कर दिया है। तो अब आज आपसे विदा लूंगा और फिर एक अगले टॉपिक पे, चाहे वो कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं। आरबीआई एक टॉपिक है हमारे पास, आरबीआई हो सकता है अगला टॉपिक हो आपका। मैं आपसे एक सवाल यहीं पे पूछना चाहूंगा कि भारत का वह कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो कि सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बना, और उसके नाम कई सारे इतिहास हैं उसके नाम से। तो उसको आप कमेंट करिएगा कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में गिना जाता है, जो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बना। तो चलिए अब इन्हीं सब बातों को आपसे इजाजत लूंगा, और मेरा कहना है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। और आप मेरे चैनल पे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, आप सभी को बधाई है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिर मैं आपसे हाथ जोड़ लेता हूँ कि फिर से अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।